हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीरी मैथ क्लास पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मतलब आरटीआई एक्ट 2005। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करके दूसरे लोगों तक हमको पहुंचाने में हमारी मदद करें। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या लिखा है, लागू। लागू तिथि का मतलब क्या है, ये जो हमारा अधिनियम था कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। क्या लिख रहा है, 12 अक्टूबर 2005। उसके बाद में हमने एक बात आपको बताऊंगा, ये जो हमने पीडीएफ बनाई है इसमें हमने वही धाराएं लिखी हैं जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, धारा एक। धारा एक में क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। मतलब ये इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तथा ये कब आरंभ हुआ था, ये सब चीजें किसमें दी हुई है, धारा एक में। धारा दो में क्या दिया हुआ है, धारा दो में दिया हुआ है जो भी इस अधिनियम से रिलेटेड जितनी भी कुछ ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड हैं जिनको परिभाषित करना जरूरी है, तो उन सभी की परिभाषाएं धारा दो के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, फिर आगे हमारा धारा तीन। धारा तीन में क्या दिया हुआ है, धारा तीन बोलता है सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि ये मतलब कि कौन सी धारा में दिया हुआ है कि नागरिकों को सूचना का अधिकार है, तो ये दिया हुआ है हमारा आरटीआई एक्ट 2005 की धारा नंबर 3 के अंतर्गत। ठीक है, धारा नंबर 3 के अंतर्गत दिया हुआ है सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार है। ठीक है, अब धारा 4 में क्या दिया हुआ है, धारा 4 में दिया हुआ है, धारा 4 में अलग अलग पॉइंट है। तो धारा 4 के पहले पॉइंट में दिया हुआ है प्रत्येक लोक अधिकारी अपने सभी अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करेगा। मतलब उसके विभाग से संबंधित जितने भी अभिलेख होंगे वो उनको सभी को कंप्यूटरित करेगा, मतलब कंप्यूटर पर अपडेट करेगा। और इसकी धारा दो में क्या, पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, धारा 4 के पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत दिया हुआ है कि स्वतः खुलासा करेगा, अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा। इसका मतलब क्या है, वो उसके बारे में जितनी भी जानकारी है, उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो उसका स्वतः खुलासा करेगा। मतलब उसको दूसरों के सामने दिखाएगा। जो भी हमारे नागरिक है उनको उसके बारे में संपूर्ण पता रहना चाहिए, संपूर्ण जानकारी रहनी चाहिए कि इस विभाग के अंतर्गत क्या क्या, इस विभाग का जो कार्य प्रणाली है किस तरह की इसकी कार्य प्रणाली है। तो ये सब क्या रहेगा, हमारा स्वतः खुलासा करने का मतलब अपने बारे में जो संपूर्ण जानकारी देगा वो धारा 4 के पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत देगा। प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा, मतलब इसका मतलब क्या है, उसका जो डाटा रहेगा उसको प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा। ये जो जानकारी उसको देनी है वो प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा। क्या होता है, कभी कभी उसमें कुछ चेंजिंग कर देते हैं तो उसको वो अपडेट करनी ही होगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है तथ्यों का प्रकाशन, नीतियों का प्रकाशन जो जनता को प्रभावित करे। जो भी ये नीतियां बनाई जाती हैं उनका प्रकाशन करेगा, जो ऐसी नीतियां जो कि जनता को प्रभावित करने वाली हैं उसको कैसे प्रकाशित करेगा, समाचार पत्रों के थ्रू करेगा, न्यूज़पेपर के थ्रू करेगा। इस तरीके से वो जो भी उसके तथ्य हैं, नीतियां हैं जो जनता को प्रभावित करने वाले हैं उनका प्रकाशन जरूर करेगा। ठीक है, अब देखो धारा 6 में क्या दिया हुआ है, धारा 6 में दिया हुआ है भाषा। मतलब कि जो भी नागरिक, इसमें देखो पढ़ लेते हैं, और भाषा अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की राजभाषा में फीस के साथ सूचना प्राप्ति का आवेदन या अनुरोध करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आवेदन करता है, जो आवेदन करता है वो क्या करेगा, अंग्रेजी में आवेदन करेगा या हिंदी में आवेदन करेगा या उस क्षेत्र की राजभाषा जिसका वो रहने वाला है उस भाषा में अपना आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन बन जाए कि आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अंतर्गत भाषा के बारे में बोला गया, तो धारा 6 के अंतर्गत भाषा के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब देखो ये धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में क्या बोल रहा है, धारा नंबर 7 में बोल रहा है 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और धारा 9 में दिए गए कारणों में से किसी कारण से अनुरोध अस्वीकार करेगा, परंतु जहां मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो वह अनुरोध प्राप्ति के 48 घंटों के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि किसी ने आवेदन किया है
तो उसके लिए जो जानकारी देनी है, वो 30 दिन के अंतर्गत उसको जानकारी दी जाएगी। या फिर धारा 8 या धारा 9 में कुछ कारण दिए गए हैं जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो उसने क्या बोला है, या तो वो 30 दिन के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और 9 में दिए गए कारणों में से किसी कारण से अनुरोध अस्वीकार करेगा। ठीक है, ये चीज दे दी। परंतु जहां मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वह अनुरोध प्राप्ति के 48 घंटों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका क्वेश्चन बन जाता है ना कि किसी व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी को आरटीआई एक्ट के तहत राज्य या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कितने दिन के अंतर्गत उपलब्ध कराएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा 48 घंटों के अंतर्गत वह उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, धारा 8 में क्या दिया गया है, धारा 8 बोलती है भारत की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव या किसी अपराध के होने का खतरा हो आदि वहां सूचना देने की बाध्यता नहीं है। इस तरह की भी कोई भी कारण दर्शा के अगर इस तरह जो आवेदनकर्ता ने जो सूचना मांगी है वो इस तरीके से संबंधित हो, इनमें से किसी से संबंधित हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी उसमें कारण दिए गए हैं, तो उन कारणों के आधार पर धारा 8 के अंतर्गत उसके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, धारा 9 में क्या बोला गया है, धारा 9 बोलती है किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अंतर्विलित होने पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकेगा। जो लोक सूचना अधिकारी है वह ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, अब देखो धारा 12 में क्या बोला गया है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया, एक क्या होगा हमारा, एक मुख्य सूचना अधिकारी हो गया और उसके साथ रहेंगे 10 अन्य सूचना अधिकारी, मतलब 10 से ज्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। उसने क्या बोला, एक तो मुख्य सूचना अधिकारी होगा और क्या रहेगा, केंद्रीय सूचना आयुक्त, उसके साथ उसकी हेल्प के लिए केंद्रीय सूचना आयुक्त तो होंगे, उनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति जिसमें अन्य लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री की सिफारिश पर नियुक्त करेगा। इसमें इसका मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति है वो हमारे केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के जो भी अधिकारी हैं उनका नियुक्ति करेगा, और वो क्या करेगा, एक 3 सदस्यीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उसके जो अन्य सदस्य होंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा तथा केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री होगा। तो ये 3 सदस्यीय हमारी कैबिनेट वो जो समिति रहेगी केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों को गठित करने वाली। ठीक है, धारा 13 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, धारा 13 के अंतर्गत दिया हुआ पदावधि, मतलब ये जो लोक सूचना अधिकारी रहेंगे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, उनकी पदावधि क्या रहेगी, तो उनकी पदावधि कितनी रहेगी, 5 वर्ष की रहेगी या 65 वर्ष की आयु, मतलब अगर 65 वर्ष से ज्यादा आयु का व्यक्ति हमारा सूचना अधिकारी नहीं बन सकता, आयुक्त नहीं बन सकता। ठीक है, धारा 14 में क्या बोला गया है, मुख्य या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकेगा। अच्छा, उसने क्या बोला इसमें कि जो हमारे मुख्य सूचना अधिकारी होगा या कोई अन्य आयुक्त होगा, अगर उसको त्याग पत्र देना तो वो त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देगा। या साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा, मतलब अगर उसके खिलाफ कुछ ऐसी शिकायत आती है जिसके आधार पर उसको हटाया जा सकता है, तो उसको पद से कौन हटाएगा, राष्ट्रपति उसको पद से हटाएगा। ठीक है, तो पद से कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। परंतु राष्ट्रपति द्वारा हटाने का आदेश उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन के बाद लागू किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया उसको हटाने का, तो वो आदेश जो है वो सही है या नहीं है, तो इसके बारे में उच्चतम न्यायालय हमारा जांच करेगा, और अगर वह सही पाया जाता है तो वो सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद से हटा दिया जाएगा।
अब देखो हमारी धारा 15 के पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, राज्य सूचना आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन किसके अंतर्गत आता है, धारा 15 के अंतर्गत, 15 के पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है। धारा 15 के दूसरे के पहले पॉइंट में देखो ये मैंने पॉइंट लगा रखे हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेना। ये जो पीडीएफ है इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो 15 में क्या बोला गया, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का गठन। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, एक तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा और उसके साथ उसके लिए कितने हेल्प के लिए कितने होंगे, अन्य सूचना आयुक्त होंगे, लेकिन उनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर करेगा। जिस तरीके से केंद्रीय सूचना आयोग का गठन था उसी तरीके से राज्य सूचना आयोग का गठन है, लेकिन इसमें जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और जो समिति होगी, इसकी समिति में जो अध्यक्ष रहेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता रहेगा और राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह ये राज्य का है तो उसमें मुख्यमंत्री रहेगा, वो केंद्र का था तो उसमें प्रधानमंत्री थे, यहाँ राज्यपाल रहेगा और केंद्र वाले में राष्ट्रपति था, ठीक है। अब देखो धारा 16 में क्या, धारा 16 में क्या बोला है, धारा 13 के समान जो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि है, मतलब ये जो राज्य सूचना आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी जो पदावधि रहेगी वो भी कितनी रहेगी, हमारी 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी या 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष या कार्यकाल का 5 वर्ष, ठीक है। धारा 17 में बोला गया है धारा 14 के समान उसको हटाया जाएगा, मतलब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, धारा 14 के समान केवल राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल रहेगा। जिस तरीके से धारा 14 में केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है, वही प्रावधान धारा 17 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों को हटाने का प्रावधान है। लेकिन वहां पर राष्ट्रपति था, यहाँ पर राज्यपाल रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, राज्यपाल, और वहां पर क्या था, राष्ट्रपति। इतना आपको केवल अंतर इसमें याद रखना है। लेकिन और जो वहां पर उच्चतम न्यायालय जो था राष्ट्रपति के आदेश की जांच करता था, यहाँ पर राज्यपाल के आदेश की जांच भी कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय ही करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल के आदेश की जांच भी उच्चतम न्यायालय ही करेगा, ठीक है। धारा 18, धारा 18 में क्या बोला गया है, सूचना आयोग के कृत शक्तियां, अपील आदि। जो सूचना आयोग के कार्य हैं उनकी शक्तियां हैं, अपील है, अपील के बारे में जानकारी किसके अंतर्गत दी गई है, धारा 18 के अंतर्गत दी गई। तो आपको याद रखना है कि सूचना आयोग के कार्य, शक्तियां तथा अपील का जो संबंध है कौन सी धारा से, तो धारा 18 से उसका संबंध रहेगा, ठीक है। धारा 13 में क्या है, न्यायाधीशों की अधिकारिता का वर्णन। न्यायाधीशों की अधिकारिता का वर्णन आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो ये है धारा 13 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन किसी अपील, मतलब अपील बोले कोई अपील या धारा 919 के रूप में के सिवाय किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश दिया गया है, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या मतलब उच्च न्यायालय, मतलब कहीं भी किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा। केवल उसके खिलाफ आप धारा 19 में जो अपील का समय दिया गया है, जो अपील का प्रावधान दिया गया है, उसके अंतर्गत ही आप अपील कर सकते हो। किसी न्यायालय में आप इस अधिनियम के दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ किसी न्यायालय में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन, कार्रवाई ग्रहण नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, कोई न्यायालय, ठीक है। धारा 19 में दिया गया है अपील 30 दिन के अंतर्गत करनी होगी। इसका मतलब है अगर किसी को इसके द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करनी है, अगर अपील करनी है तो वो अपील 30 दिन के अंतर्गत की जाएगी। अपील कितने दिन के अंतर्गत की जाएगी, 30 दिन के। 30 दिन के बाद अपील को मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि हमने कोई सूचना मांगी और हमको सूचना ना देके या गलत सूचना दे दी, हमको मना कर दिया कि हम इस सूचना को देने में असमर्थ हैं, तो उसके खिलाफ जो अपील हमको करनी होगी यहीं पर करनी होगी, और वो कितने दिन में करनी होगी, 30 दिन के अंतर्गत करनी होगी, ठीक है। अब देखो धारा 24 में दिया गया है अधिनियम का कतिपय संगठनों पर लागू होना।
मतलब किन किन संगठनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा उसके बारे में जानकारी हमको किसके अंतर्गत दी गई है, धारा 14 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, धारा 27 में क्या दिया हुआ, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। और जो हमारी सरकार है वो जो इसके बारे में नियम बनाएगी उसकी शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है, धारा 27 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति समुचित सरकार को दी गई है। ठीक है, धारा 28 में दिया गया नियम बनाने की सक्षम अधिकारी की शक्ति। सक्षम अधिकारी को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत दी गई है, धारा 28 के अंतर्गत दी गई है। आपको याद रखना है कि आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत सक्षम अधिकारी को नियम बनाने की शक्ति है, तो हमको कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 28 के अंतर्गत है। ठीक है, धारा 31 में क्या दिया हुआ, सूचना स्वतंत्र अधिनियम 2022 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। इससे पहले 2022 में सूचना स्वतंत्र अधिनियम बनाया गया था, वो इस अधिनियम के द्वारा निरसित किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, इसका लिंक दूसरे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं जिससे कि हम दूसरे लोगों तक पहुंच पाएं, यही आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो में किस तरह की कमी लग रही है। धन्यवाद, जय हिंद।